नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। फर्स्ट टॉपिक है कि पुष्प की संरचना पढ़ना है। तो पुष्प की संरचना दो भाग में होती है, एक नर संरचना होती है और एक मादा संरचना होती है। नर संरचना और मादा संरचना कैसे होती हैं ये इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि पुष्प पादप के भाग पढ़ेंगे। पुष्प पादप के हम भाग पढ़ेंगे। तो इस फूल से हम सारे भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पुष्पासन। दिख रहा है बच्चों हमारा पुष्पासन? ये है हमारा पुष्पासन। ग्रीन कलर का जो है वो पुष्पासन है। पुष्प जिस कंठल से जुड़ा रहता है, पुष्प जिस कंठल से जुड़ा रहता है, मतलब इसके नीचे एक कंठल थी, एक डंडी थी, तो पुष्प जिस कंठल से जुड़ा रहता है पुष्पवृंत कहलाता है। इसके नीचे जो डंडी थी जो हमने काट दी उसको हम पुष्पवृंत बोलते हैं। तथा जिस पर पुष्प का आसन होता है, ये पूरा पुष्प जिस पर विराजमान है उसको बोलेंगे पुष्प का आसन। तो ये क्या होगा हमारा पुष्पासन। ठीक है। तो सभी पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं। पुष्प के सभी भाग जिसमें उपस्थित होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम पुष्पासन बोलते हैं। अब दूसरा भाग आएगा हमारा बाह्यदल। बाह्यदल वह यह समूह के रूप में होते हैं, यह समूह के रूप में होते हैं तथा बाह्यदल पुष्प कहलाते हैं। यह हरे रंग के का होता है और यह सहायता प्रदान करता है। देखिए यह समूह के रूप में दिख रहा है, ये पत्ती दिख रही है, ये पत्ती दिख रही है, ये पत्ती टाइप दिख रहा है, तो ये क्या होते हैं, समूह के रूप में होते हैं। समूह के रूप में होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बाह्यदल। ये जो पत्तियां दिख रही है ये क्या है, हमारी बाह्यदल है, जो समूह के रूप में है, इसे हम बोलेंगे बाह्यदल। अब दल, ठीक है। तो पंखुड़ी, पंखुड़ी हमें दिख रही है। पंखुड़ी यह रंग बिरंगी होती है। पंखुड़ी क्या होती है, रंग बिरंगी होती है, जो कीटों को आकर्षित करती है। हमने पंखुड़ी देखी है जो कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है। समूह में होती है। ये कितनी पंखुड़ी के पंख है, 1 2 3 ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो यह क्या होती है, समूह में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। भूकेशर अब पढ़ेंगे। ठीक है। तो तंतु जैसी संरचना होती है। यह पुष्प का नर भाग होता है, यह केवल एक है तो पुकेशर कहलाएगा। समूह में होगा तो उसे पुमंग कहेंगे। दिख रहा है ये येलो कलर के, ये क्या है, समूह में है, तो इसे क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। अगर हम एक निकाल के देखेंगे, ये वाला देखिए, एक निकाल के देखेंगे तो इसको क्या कब बोलेंगे, अगर हम एक की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम पुमंग। ठीक है। ये हमारा पुकेशर है। येलो कलर का जो भी दिख रहा है ये सारे क्या है, पुकेशर है, पुमंग। ठीक है। यह हमारा होता है जायांग। अच्छे से देखिए ये क्या है, 5-6 के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है, ये जायांक, इसे जायांक हम बोलते हैं। ये रेड कलर का जो डार्क या रेड कलर का दिख रहा है एक चिपचिपी संरचना होती है, वह पुष्प की मादा संरचना होती है। यहाँ पर होती है चिपचिपी संरचना जो पुष्प की मादा संरचना होती है। केवल एक होगी, इसमें से केवल एक दिखाई देगा। सिर्फ एक की बात करेंगे हम, इसमें से एक की बात करेंगे तो क्या होगा, कितनी है ये, बहुत सारी संख्याओं में दिखाई दे रहा है। केवल एक की बात करेंगे तो वह स्त्री केसर होगा, और एक होगा तो स्त्री केसर होगा, और समूह में होगा तो ये जायांग कहलाएगा। यह मादा जननांग संरचना है। हमारा पुष्प के सारे भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब पुष्प के नर जननांग के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। तो हमने अभी देखा था कि पुकेशर केवल एक होगा तो पुकेशर होगा, और पुकेशर का समूह होगा तो पुमंग होगा। यह दो भाग का होता है, एक दूरस्थ भाग और एक परागकोश। पूरा फूल होता है, एक में क्या होता है, एक दूर वाला भाग होता है और एक परागकोश होता है। इसके अंदर के भाग को हम पढ़ेंगे। ठीक है। परागकोश कहाँ पाया जाता है, तो परागकोश इसको निकालते हैं अपन। ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है इसके अंदर हम पढ़ेंगे परागकोश, इसमें पाया जाता है। ठीक है। इस भाग में जिसके अंदर पुष्प नर भाग का निर्माण करता है, पुष्प नर भाग का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। इसके अंदर भी लघु बीजाणु का निर्माण होता है।
जाता है इसे इसमें परागकण पाए जाते हैं। परागकण के में प्रोटीन पाया जाता है। इस परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और परागकण के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना अच्छे से देखेंगे। उसको हम परागकोश को क्या करेंगे? चाकू से पहले तो इसे काटेंगे और माइक्रोस्कोप से इसकी संरचना देखने की कोशिश करेंगे। तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट 2 पालियाँ इसमें पाई जाती है। देख रहे हो, ये 2 पालियाँ पाई जाती है। प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में क्या होते हैं? 2-2 कोष्ठ होते हैं। और एक में 4 कोष्ठ होते हैं। इस एक के अंदर कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। इन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसी से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मतलब छोटा वाला बीज बनना। ठीक है। और सभी संरचनाएं 2n मतलब द्विगुणज होती है। मतलब 2n होती है। द्विगुणज मतलब 2 बार विभाजित होती है। ठीक है। तो हमने समसूत्री और अर्धसूत्री क्या होता है ये देखेंगे। तो अर्धसूत्री में क्या होता है? जैसे 2n 2 गुणी संरचना है, तो 2 गुणी काय में चेंज हो जाती है? n, और n में चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर हम अर्धसूत्री की बात करेंगे तो 2n होता है, तो जैसा का वैसा रहता है। जैसे 2n है तो 2n ही रहेगा, मतलब इसका में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अर्ध समसूत्री है और ये क्या है? अर्धसूत्री है। चलिए देखते हैं अब लघु बीजाणुधानी। हाँ, लघु बीजाणु से अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो लघु बीजाणु बना। फिर ये क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा बड़ा होकर क्या बना? परागकण बना। और परागकण आगे चलकर क्या बना? नर युग्मक बना। नर युग्मक बना। ठीक है। अब ये क्या है? अपना परागकोश का अनुप्रस्थ काट की कुछ परतें हैं। पुष्प की नर संरचना हमने देख ली है। अब पुष्प की मादा संरचना देखेंगे। स्त्री केसर के समूह को हम जायंग कहते हैं, ये हमें पता है। इसमें चिपचिपा सा पदार्थ होता है, पतली सी नलिका होती है। ये पतली सी नलिका दिख रही है। हम इसे अच्छे से देखेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं? अंडे जैसी संरचना, जिसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। हम इसे फूल को अच्छे से देखेंगे। ठीक है। हाँ, अब हम इसके अंदर अंडाशय को देखेंगे और इसके अंदर बीजांड मिलेगा। तो ये हमारा अंडाशय है, ये हमारा अंडाशय है। ठीक है। ये अंडाशय मिल गया। अब इसके अंदर मिलेंगे बहुत सारे बीज। तो देखिए, दिखेंगे तो नहीं अच्छे से, पर अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अच्छे से दिखेंगे। ये सारे क्या हैं? बीज हैं। बहुत सारे बीज है ये। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बीज हैं जिसको हम बोलेंगे बीजांड। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा ये थी ऊपर वृत्तिकाग्र, ये है हमारी वृत्तिकाग्र, ये हमारी वृत्तिकाग्र, ये वृत्तिका है, ये वृत्तिका है। और ये था हमारा, इसके अंदर जो हमें मिला था वो था अंडाशय। और अंडाशय के अंदर हमें मिला था बीज। ठीक है। अभी हमने इसके अंदर बीजांड देखा। अब इसकी बीजांड की अच्छे से संरचना देखेंगे। ठीक है, कि वो कैसा दिखाई देता है। तो बीजांड दिखने में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? बीजांड की संरचना 2 आवरणों से बनी होती है। 2 आवरण से बनी होती है। ठीक है। तो बीजांड के 2 आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण और एक होता है अंतः आवरण। ठीक है। और जहाँ आवरण ना हो, जहाँ पर यहाँ पर आवरण क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर आवरण नहीं हो उसके ठीक सामने एक नाभिक होता है। इसके ठीक सामने क्या होता है? यहाँ पर एक नाभिक होता है। ठीक है। नाभिक के अंदर डीएनए, इसके अंदर यहाँ पर सारे क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और बीजांड व्रंत होता है। यहाँ पर धीरे से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे बीजांड व्रत। ठीक है। तो बीजांड व्रत होता है कि बीज भाग बीजांड काय कहलाता है। अब उसके सामने वाला भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय। अब बीजांड काय के अंदर ये वाला जो गोला दिख रहा है ये बीजांड काय है। ठीक है। ये गोला जो दिख रहा है बीजांड काय है। अब बीजांड काय के अंदर क्या क्या होता है ये देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। और कोशिकाएं कैसी होती हैं?
जब पादप छोटा होता है, जब पादप छोटा होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन जब पादप क्या होता है, मतलब पुष्प क्या होता है, बड़ा होता जाता है तो बीजांडकाय के अंदर एक संरचना का निर्माण होता है जिसमें कोशिका बनती है। कोशिकाएं बनती है, 7 कोशिकाएं बनती है और 8 केंद्रक बनते हैं। हमें दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6 और एक कोशिका 7, हमने 7 कोशिकाएं बनाई हैं। अब इसके अंदर 2 केंद्रक, बीच वाले में क्या बनते हैं, 2 केंद्रक बनते हैं और आइट साइड एक केंद्रक बनता है। टोटल केंद्रक कितने होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं। और इसी संरचना को हम पराग, और ये जो बनी संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, भ्रूणकोश बोलेंगे। ठीक है, अब हम पूरा अच्छे से रिविज़न कर लेते हैं। ठीक है, ये बीजांड है और बीजांड को ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देगा। ठीक है, बीजांड की संरचना 2 आवरण से बनी होती है। 2 आवरण दिख रहे हैं, मध्य आवरण और अंतः आवरण। और जहाँ आवरण ना होता है, यहाँ पर आवरण नहीं है, तो उससे द्वार को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर आवरण नहीं है उसके ये सामने वाला द्वार को नाभिक बोलते हैं। गुणसूत्र डीएनए उसमें पाया जाता है और उसमें बीजांड व्रंत होता है। बीच का भाग बीजांडकाय बीजांडकाय के अंदर कोशिकाएं होती हैं। जब कोशिकाएं पादप छोटा होता है तो कोशिकाएं अधिक होगी, जब पादप छोटा होता है तो अधिक होगी, लेकिन जब ये परिपक्व होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बीजांडकाय के अंदर एक संरचना का निर्माण होगा जिसमें 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक उपस्थित होंगे और उस संरचना को हम भ्रूणकोश कहते हैं। और ये सारी प्रोसेस को, ऊपर से लेकर नीचे तक की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बीजांड की संरचना। परागकण, यह स्थानांतरण क्रिया है। परागकण क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, कण को, मतलब छोटे छोटे कणों को भेजता है। परागकोश में परागकण पाया जाता है, सभी को पता है। तो परागकोश से परागकणों का किसी माध्यम, वायु, जल, पक्षी या किसी भी प्रकार से ये वृत्तिकाग्र यहाँ पर पहुँचना, परागकण का किसी भी माध्यम से वृत्तिकाग्र पर पहुँचना या स्थानांतरण क्रिया परागकण कहलाती है। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, परागकोश होता है, परागकोश से इस माध्यम से वृत्तिकाग्र पर क्या करता है, स्थानांतरण होता है। वृत्तिकाग्र से स्थानांतरण होकर आगे नीचे चले जाता है। ठीक है, अब परागकण के प्रकार होते हैं। परागकण के प्रकार होते हैं स्वयुग्मन, सजातीय, पुष्प परागण और परनिषेचन। हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। स्वयुग्मन कैसा होता है ये देखेंगे। तो स्वयुग्मन, पराग की क्रिया उसी पादप के पुष्प में की जाती है जहाँ पर स्वयुग्मन होता है। मतलब पौधा क्या होता है, द्विलिंगी होता है। पादप, एक ही पौधे में नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित होता है, मतलब द्विलिंगी होता है। अब ये कैसे उपस्थित होता है ये देखेंगे कि द्विलिंगी नर मादा भाग, जैसे हमने ये देखा कि इसी पौधे में क्या था, ये नर मादा भाग था और ये क्या था, नर भाग था। तो ये दोनों क्या है, एक ही पुष्प में उपस्थित थे। ठीक है, अगला टॉपिक, हाँ, सहजात पुष्पीय परागण, उसी पादप में उपस्थित, कौन से पादप में, एक ही पादप में उपस्थित किसी अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र। यहाँ पर फूल भी सेम था, यहाँ पर फूल क्या था, सेम था, पर यहाँ पर फूल क्या है, अलग अलग है। ये वाला फूल क्या है, एक नर भाग होगा और ये वाला फूल क्या होगा, एक मादा भाग होगा। तो ये मादा भाग और ये नर भाग में एक दूसरे से क्या करेंगे, परागकण, यहाँ नर भाग से मादा भाग में ये परागकण स्थानांतरण करेंगे, मतलब हवा के द्वारा, मतलब फूल जब पेड़ हिलता है तब करेंगे या फिर कभी भी करेंगे। तो एक ही पौधा क्या होता है, द्विलिंगी होता है, और पुष्प क्या होता है, एक लिंगी होता है। अच्छे से पढ़ेंगे। उसी पादप में उपस्थित किसी अन्य पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है और पौधा क्या होता है, द्विलिंगी, मतलब पौधा क्या होता है, दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों प्रकार के पौधा, मतलब पौधा एक होगा,
पर पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, नर मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। अगला है पर्णनिषेचन। पर्णनिषेचन में क्या होता है कि परागकण की क्रिया किसी दूसरे पादप के पुष्प से हल्के सूखे पादप में होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पुष्प भी अलग होगा, पौधा भी, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग। तो ये काय से जाएंगे, पानी के द्वारा, मछलियों के द्वारा, कीटों के द्वारा। जैसे हमने सूरजमुखी का फूल देखा है, सूरजमुखी के फूल पर क्या बैठती है, तितलियाँ बैठती है। तो तितलियों के पैरों पर ये परागकण चिपक जाते हैं और ये क्या करती हैं, एक दूसरे पर ट्रांसफ़र करती है परागकणों को। ठीक है, तो पुष्प और पौधा और पुष्प एक लिंगीय दोनों होंगे। उदाहरण पपीता भी ले सकते हैं हम। ठीक है, किसके द्वारा होगा परागकण, उसके कारक हैं अजैविक कारक और जैविक कारक। तो अजैविक कारक में आएगा हमारा वायु, जल, हाँ वायु। पुष्प रंगहीन होगा, पुष्प क्या होगा, रंगहीन होगा, गंध नहीं होगी और गंध नहीं होगी। और अगर जल से करेंगे हम, तो जल में रहकर परागकण वायु व कीट के द्वारा जाएगा। समुद्री जल अस्वच्छ जल से होगा या समुद्री जल से होगा। कीटों के जीविक कारक कौन से, हमारे कीट होते हैं। ठीक है, पुष्पीय पादपों में दोहरा निषेचन होता है। मतलब जो हमारा फूल होता है उसमें निषेचन दोहरा होता है। पहले तो निषेचन क्या होता है ये पढ़ेंगे और दोहरा निषेचन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। निषेचन, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक युग्मक बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम निषेचन। जैसे एक मादा नर वाला भाग होगा और एक मादा वाला भाग होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो युग्मनज बनेगा। और उसी युग्मनज जब बनेगा जब निषेचन होगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, तभी क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। अच्छे से देखेंगे। दोहरा निषेचन क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, सभी को पता है कि निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। बीजांड के अंदर हमने देखा था, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, 7 कोशिकाएं पाई जाती है। ये 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। हमने देखे थे 8 केंद्रक पाए जाते हैं और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। नर संरचना में के परागकण वृत्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। हमें पता है कि नर संरचना के वृत्तिकाग्र पर इस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। पराग कण पास 2 कोशिकाएं पाई जाती है। परागकण के पास क्या पाई जाती हैं, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हाँ ये परागकण है। परागकण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका में पराग नली पाई जाती है और जनन कोशिका में नर युग्मक पाया जाता है। अब पराग नली यहाँ पर पाई जाती है, तो परागकण जैसे ही एंटर होता है तो ये क्या कुछ उपकरण होते हैं जो क्या करते हैं, संदेश पहुँचाते हैं पराग नली को। जैसे ही पराग नली को संदेश पहुँचाते हैं तो पराग नली ये क्या होती है, बीजांड के पास आ जाती है। तो बीजांड के पास आने के बाद 2 प्रकार के समसूत्री विभाजन होता है। 2 प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है, 2 प्रकार का समसूत्री विभाजन, पहला नर युग्मक टूटता है और ये क्या होता है, दूसरा नर युग्मक टूटता है। दोनों क्या होता है, तो पहला नर युग्मक क्या बनाता है, अंड कोशिका बनाता है जो क्या होती है, एक अगुणित होती है। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका बनाता है जो क्या होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, तो ये पहला नर युग्मक क्या बनाता है, अंड कोशिका दोनों आपस में मिलकर नर युग्मक का निर्माण करती है और नर युग्मक काय का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण के अंदर हमने देखा था कि भ्रूण काय का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। ठीक है, अब दूसरा नर युग्मक क्या करता है, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिलकर भ्रूण पोष बनाता है। अब हम भ्रूण पोष के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। भ्रूण कोश के बारे में पढ़ने से पहले हम कृत्रिम संकरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम संकरण मतलब जो मानव के द्वारा होता है संकरण, उसे बोलते हैं विपुषण। क्या होता है, स्वपरागण को रोकने के लिए कुछ तकनीकी का यूज़ किया जाता है, जिसको विपुषण के पुकेशर भाग में, जो पुकेशर भाग होता है, जो हमारा ये वाला कहाँ गया,
हमारा ये वाला जो भाग होता है इसको क्या करते हैं, नर भाग, ये जो हमारा नर भाग होता है उसमें चिमटी, इसको चिमटी के द्वारा हम निकालेंगे, इसको हम चिमटी के द्वारा निकालेंगे। और इसमें जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पुष्प की उपस्थिति में पुकेशर भाग को अलग कर दिया जाता है। इसमें से सारे चिमटी के द्वारा हम निकाल के पुकेशर भाग को क्या करेंगे, अलग कर दिया जाएगा। तो ये मानव के द्वारा निषेचन होता है, जिससे ये फूल में फूल बढ़े नहीं। दूसरा होता है बैगिंग। स्वपरागण को रोकने के लिए, मतलब स्वपरागण को रोकने के लिए मादा पुष्प को ढंग से पॉलीथीन में परागकण चिपकाएंगे और पॉलीथीन को पर पुष्प पर नहीं पाए, मतलब हम ये वाला जो पुष्प है इस पर, सिर्फ इस पर, हम इस पर ही क्या करेंगे, एक पॉलीथीन छोटी सी सिर्फ इस पर ही पॉलीथीन क्या करेंगे, चिपका देंगे। ये भाग को हम पुकेशर वाले भाग को हमने काट दिया था, पर ये वाले भाग पर ही हम क्या करेंगे, पॉलीथीन को चिपका देंगे, जिससे मादा संरचना का भाग क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। उसी को बोलेंगे बैगिंग। ठीक है, अब हम निषेचन के पश्च की घटना पढ़ेंगे, मतलब भूकोश के बारे में पढ़ेंगे। तो भ्रूणपोष क्या होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। नर युग्मक तथा ध्रुवीय कोशिका से, हमने देखा था कि दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय कोशिका से मिलकर बना होता है भ्रूणकोश। भ्रूणपोष का निर्माण हुआ, तो भ्रूणपोष का निर्माण होने पर क्या क्या प्रोसेस हुई वो देखेंगे। तो कोशीय भ्रूणपोष, बीजांड काय की कोशिका विभाजन की क्रिया पर साइड में गद्दी के निर्माण होता है। ये जो भ्रूणपोष होता है वह साइड में ये भ्रूणपोष होता है, यहाँ पर गद्दी जैसा निर्माण होता है। जैसे हमने नारियल खाते हैं, नारियल पिया होगा तो नारियल के ऊपर क्या होती है, मलाई होती है। तो उसी गद्दी जैसी जो मलाई होती है, उसी गद्दी जैसी संरचना को हम बोलेंगे भ्रूणपोष। ठीक है, तो उसको भी बोलेंगे हम कोशीय भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे हम, कोशीय भ्रूणपोष। कोशिका के आइट साइड मलाई जम जाना, उसको बोलेंगे कोशीय भ्रूणपोष। ठीक है, तो केंद्रीय भ्रूणपोष किसे बोलते हैं, जो अंदर उसका पानी होता है, नारियल के अंदर क्या होता है, जो नारियल का पानी होता है उसको कोशिकीय भ्रूणपोष बोले। ठीक है, अब कोशिकीय भ्रूणपोष जो अंदर की मलाई होती है उसे, और केंद्रीय भ्रूणपोष जो क्या होता है, नारियल का पानी होता है, उसे बोलेंगे। ठीक है, और परिभ्रूणपोष, भ्रूण, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाएंगे और इनका इसका क्या होगा, परिवर्धन, मतलब ये बड़ा होगा। तो नर भ्रूण के निर्माण में अलग अलग समसूत्री विभाजन होगा। ये एक क्या होगा, भ्रूण होगा, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसमें समसूत्री विभाजन होगा जिसमें दो कोशिकाएं बनेगी, एक अग्रस्त बनेगी और एक क्या बनेगी, दूरस्थ बनेगी। अग्रस्त और अधारी बनेगी। ठीक है, अग्रस्त और अधारी बनेगी। वापस से समसूत्री विभाजन होगा। तो वापस से समसूत्री विभाजन पर छोटी छोटी कोशिकाएं बनेगी और इसमें क्या बनेंगे, अग्रस्त में छोटी छोटी कोशिकाएं बनेगी और अधारी में क्या बनेगी, एक गोला बनेगा। अधारी में क्या बनेगा, एक गोला का स्वरूप ले लेगी, मतलब यहाँ पर एक छोटी छोटी कोशिकाएं बनेगी। वापस से समसूत्री विभाजन होगा तो अग्रस्त क्या करेगी, छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होगा, परंतु अधारी क्या होगी, एक हृदयाकार की संरचना ले लेगी। यहाँ पर छोटी छोटी कोशिकाएं बनेगी, मतलब हृदयाकार की यह संरचना ले लेगी। ठीक है, फिर वापस फिर ये क्या करेंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये एक बीजपत्री कहलाएगा और ये क्या होगा, द्विबीजपत्री कहलाएगा। हम अच्छे से पढ़ेंगे अब। परिवर्धन, भ्रूण के निर्माण में अलग अलग समसूत्री विभाजन होगा। दो कोशिकाएं बनती है अग्रस्त और अधारी। फिर से समसूत्री विभाजन होगा, छोटी कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजित होगा और एक कोशिका अधारी क्या होगा, गोलाकार कोशिकाओं का निर्माण करेगी। समसूत्री विभाजन होने के बाद हृदयाकार जैसी संरचना ले लेगी और फिर वापस से वह फिर पादप पर निर्भर करता है कि वह एक बीजीय पौधा बनाता है या द्विबीज पौधा बनाता है। इस टाइप का डायग्राम। गेहूं का बीज देखा है, तो गेहूं के बीज को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, दो बीज दिखेंगे नहीं। और अगर हम चने मतलब जो चना होता है या फली के दाने, तो उसको हम तोड़ेंगे तो दो बीज दिखते हैं। तो ये क्या है, द्विबीज है और ये क्या है, एक बीज। जैसे हम गेहूं हो गया अपना, चावल होगा, ये गए, इनको तोड़ने पर हमको क्या मिलता है, एक बीज मिलता है। मगर हम चने, फली के दाने, फिर